I'm going to open the paper that you have given last day, and then we are going to discuss that paper. जो भी आपके डाउट रहे होंगे सारे डाउट आपके कवर किए जाएंगे. पेपर मैंने आपको अभी शेयर कर दिया है फिजिक्स के ग्रुप पे. आप वहां से एक्सेस कर सकते हो पीडीएफ, अगर आपके पास पहले से नहीं है तो. सो पहले जनरल ओपिनियन ले लेते हैं. हाउ यू फाइंड इट? वाज डिफिकल्ट, एवरेज, मॉडरेट और व्हाट? फिजिक्स पेपर एडवांस. उसी के हिसाब से हम लेवल को कम ज्यादा करते रहेंगे फ्यूचर में. आपका ओपिनियन जरूरी है. You find it to be challenging, okay. Moderate, okay. Moderate to hard, it was shifted toward harder side. Average, good. Okay, so general opinion is tough. Pattern was also changed. Yeah, so you need to be ready. Pattern can be changed at any time, right? Even JEE Advanced can change any pattern like so. Nothing is fixed. So एडवांस पेपर के लिए आपको पेपर को पढ़ना है और वहां पे समझना है कि क्या करना है. जेई मेन का पैटर्न प्री डिसाइडेड होता है, पहले से पता होता है. एडवांस का नहीं होता है, सो वो चेंज होता रहेगा और आपको फ्लेक्सिबल रहना है. हार्ड साइड पे था, ये ओवरऑल समझ में आ रहा है. यस, थोड़ा सा चैलेंजिंग साइड पे था, चलेगा. सो हम लोग उनको समझते हैं वन बाय वन. बेटर वुड बी कि आपके लिए जो हार्ड क्वेश्चंस रहे हम उन्हीं को पिक करें, सो दैट कि पूरा पेपर डिटेल में समझ हम लोग सीख सकें, लर्न कर पाए. सो आपके जो डाउट्स हैं वो आप डाउट्स को रख सकते हो और फिर उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है. सो आपने कुछ क्वेश्चंस बोले हैं. 85% जनता ने बोला है कि हार्ड है, इजी किसी के लिए नहीं गया है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5, 8, 14 आपने पूछा है. इससे पहले कुछ और भी बोले गए थे, मैं उनको भी एक बार देख लेता हूँ. 2, 3, 6, 10, 16. 2, 3, 6, 10, 16. These are the questions we are going to discuss. इसके अलावा जो भी है वो आप लिस्ट कर सकते हो. 2, 3, 4, so there's a 4 as well. 5 हो गया. 6, then 8, yes is there. 15 and 17. Okay, so 15 and 17 total 18 questions है. So कुछ questions को छोड़ करके बाकी सारे questions आपको ही बताना है. 7 भी है. Okay, 7 भी है. तो पॉइंट इसके अपने को सारा कुछ डिस्कस करना है. 1 अकेले छूट रहा है तो 1 को भी ले लेते हैं, चलेगा. सो वी विल डिस्कस ऑल ऑफ देम. एंड अगर आपको बिल्कुल भी नहीं समझा है, कुछ भी इश्यूज चल रहे हैं, तो ये राइट टाइम में उसको शॉर्ट आउट कर सकते हो. और अदरवाइज अपने को बाद में चांस नहीं मिलेगा. तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, तो 1 को भी काउंट कर ले रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1. अच्छा, जिस पे कोई करेक्शन अगर आपको लगा हो तो वो जरूर बताइए, सो दैट उनको हम लोग अभी करेक्ट करके फिर फाइनल रिजल्ट निकालेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 से इसकी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू. तो ये कॉन्सेप्चुअल है, बेसिक डेफिनेशंस पर है, उनके लर्निंग लेवल आपकी क्या है वो बताएगा. सो इसमें पूछा गया है कि अ बॉडी कैन हैव वेरिंग स्पीड विदाउट वेरिंग वेलोसिटी. क्या ऐसा कभी हो सकता है कि किसी एक बॉडी का, मैं आपको समझाता हूं, कोई अगर बॉडी मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी वेरी नहीं कर रही है, तो क्या स्पीड वेरी कर सकता है? कभी नहीं कर सकता है. क्यों? क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है? वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो स्पीड होती है. तो वेलोसिटी के पास दो चीजें होती हैं, एक तो मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा डायरेक्शन होता है.
और यही जो मैग्नीट्यूड होता है वो स्पीड होता है, क्योंकि जब उसने वेलोसिटी वर्ड यूज किया, स्पीड वर्ड यूज किया, इसका मतलब वो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज के बारे में बात कर रहा है। सो अगर वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होना चाहिए, डायरेक्शन भी कांस्टेंट होना चाहिए, इसका मतलब स्पीड को भी कांस्टेंट होना पड़ेगा, स्पीड कैन नॉट वेरी, नॉट पॉसिबल। गुड। सो ए बोलता है कि ऐसा क्या होगा, तो आप बोलोगे नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। फिर सेकंड स्टेटमेंट बोलता है अ बॉडी कैन हैव अ कांस्टेंट स्पीड बट वेरिंग वेलोसिटी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि स्पीड कांस्टेंट हो जाए, वेलोसिटी वेरी करे? यस। ऐसा हो सकता है कि मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का कांस्टेंट हो लेकिन डायरेक्शन वेरी कर रही हो। कोई भी एक वेरी करेगा तो वेलोसिटी वेरी कर जाएगी। सो बी इज अ पॉसिबल रिस्पॉन्स। यस। कोई भी कर्विलिनियर पाथ पे यूनिफॉर्म मोशन पे आप बोलोगे ऐसा होता है, सर्कुलर मोशन भी उसका एक एग्जांपल है। और कर्विलिनियर पाथ पर भी अगर वो सेम स्पीड से चल रहा है तो उसकी डायरेक्शन बदल रही है तो वेलोसिटी बदल रही होती है। फिर बोलता है अ बॉडी कैन हैव अ वेलोसिटी विदाउट हैविंग एक्सेलरेशन। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक्सेलरेशन के बिना उसके पास वेलोसिटी हो जाए? तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो अगर v हमारा कांस्टेंट हो गया तो उसके पास वेलोसिटी तो है लेकिन एक्सेलरेशन कैसा है? जीरो है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। फिर आपसे बोलता है कि अ बॉडी कैन हैव एक्सेलरेशन विदाउट वेलोसिटी। हम लोगों ने बात किया था जैसे प्रोजेक्टाइल अपवर्ड मोशन का भी एक एग्जांपल हो, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर होता है तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होती है लेकिन एक्सेलरेशन होता है। सो ऐसा हो सकता है कि हमारे पास एक्सेलरेशन हो लेकिन वेलोसिटी जीरो हो। बिल्कुल हो सकता है। तो ये जब बातें हो रही हैं सारा इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए हो रहा है, तो एक इंस्टेंट में कैसा होता है? आप बोलोगे यस हो सकता है, तो यस। नहीं हो सकता है तो नो। तो हमारा बी सी डी ऑप्शन करेक्ट जा रहा था। किसी पोर्शन में आपको ज्यादा इश्यूज बने हो तो वो आपको हाईलाइट करना है, तो मैं उसको आपको पूछना है तो मैं काफी हाईलाइट करता हूँ और डिटेल में बताता हूँ। एग्जाम्पल मैंने बता दिया है, और एग्जाम्पल के साथ उसको विजुलाइज करोगे तो समझेगा। तो ये बेसिक डेफिनेशन इक्वेशन था, और आपने सही किया होगा तो पूरा मार्क्स मिला होगा, वरना पार्शियल, अदरवाइज नेगेटिव। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 says कि two particles projected from the same point with the same speed u at angles of projection alpha and beta हॉरिजॉन्टल सेम पॉइंट पे स्ट्राइक करता है। तो समझ में आ गया होगा आपको, सेम रेंज वाला स्टोरी है ये। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। सीधा स्टेटमेंट आपकी बुक में, नोटबुक में लिखा होगा तो ये आप मार्क कर दोगे इमीडिएटली। If h1 and h2 are the maximum heights, r is the range is same, t1 is t2 is the time, तो अपने को बताना कि क्या ये रिलेशन ट्रू हो सकता है, ये ट्रू हो सकता है, ये ट्रू हो सकता है। बस हो गया। ये हम लोगों ने क्वेश्चन किया भी था सिमिलर टाइप का। T1 T2 रेंजेस ये है अपने पास, टाइम ऑफ फ्लाइट्स हैं। हाइट्स को देखना है तो एक एक करके देखते हैं, पहले हाइट्स वाला देख लेते हैं। तो H1 क्या लिखोगे आप? H1 लिखोगे यू स्क्वायर सेम यू एस साइन स्क्वायर थी अल्फा डिवाइडेड बाई 2 × g। H2 को क्या लिखना है? अगर हम लोग H2 का फॉर्मूला लगाएंगे तो H2 विल बी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा की जगह हम लोग 90 माइनस अल्फा लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2g। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 2g। अब इसमें H1 H2 यूज कर रहे हैं तो हम लोग भी H1 H2 यूज कर लेते हैं। अगर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो H1 और H2 को तो क्या बनने वाला है? तो कुछ ऐसा बनने वाला है यू स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा डिवाइड बाई 2g इसका होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, यू स्क्वायर का स्क्वायर आएगा, 2g 2 बार आ रहा है उसका स्क्वायर आएगा, साइन का स्क्वायर आएगा, कॉस का स्क्वायर आएगा। तो इसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको लगेगा कि अगर इसमें हम 2 ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई कर देते तो ये बन जाएगा हमारे लिए रेंज। तो ये बनेगा r/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि रेंज की वैल्यू होती है मैंने डायरेक्टली लिख दिया कि आपको समझ में आ जाना चाहिए, या फिर मैं थोड़ा सा स्टेप और लिख देता हूँ। तो इसमें आप 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 2 से नीचे मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा डिवाइड बाई जी इंटू 4 इसका स्क्वायर है। तो ये बेसिकली r/4 का स्क्वायर है। तो यहाँ से अपने को मिल गया r/4 की वैल्यू √h1 h2 आती है। मतलब ये है कि r की जो वैल्यू आती है 4 टाइम्स √h1 h2 आती है। अब इसको याद रख सकते हो कि h1 और h2 और r का रिलेशन क्या होता है।
एंड अदरवाइज भी आप समझ सकते हो। फिर तो एक इसका मतलब बी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट चला गया। टाइम ऑफ फ्लाइट वाला केस देख लेते हैं। तो t1 is the time of flight which is going to be twice u sin alpha by g. t2 is going to be equal to twice u sin alpha को 90 minus alpha से कन्वर्ट करना पड़ेगा by g, बेसिकली वो cos alpha बन जाएगा। और अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो आपको समझ में आ गया होगा कि t1 by t2 की जो वैल्यू आएगी वो tan alpha के बराबर आ जा रही है। तो ये भी मार्क करने का। सो टाइम ऑफ फ्लाइट tan alpha के बराबर हो जाता है। फिर आपसे बोल रहा है कि टेन अल्फा की वैल्यू h1 बाई h2 के बराबर आएगी। अब देखो कि h1 आपने निकाला हुआ था, h2 आपने निकाला हुआ था, दोनों को डिवाइड करो। जब आप दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको h1 बाई h2 भी नजर आएगा। h1 बाई h2 की वैल्यू कितना आएगा? u स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2g कैंसिल हो गया, टेन स्क्वायर अल्फा लिखोगे तो ये जा रहा है साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर अल्फा, बेसिकली टेन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से टेन अल्फा भी निकल के आ गया, क्या आ गया? अंडर रूट h1 बाई h2। इसका मतलब लास्ट Hello, ऑप्शन sir. भी हमारा मैच कर जा रहा है। यस Sir, it is given wrong in the test. Yes, sir. Okay, so is there correction, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay, we will do that correction, not an issue. So A, B, C, D चारों इसके correct नजर आ रहे हैं। Correction ID is marked incorrect. Okay, so we will make that correction. So मैं यहाँ पे point out कर लेता हूँ। A, B, C, D all are correct. और मैं भी इसको correct कर दूंगा after the lecture और आपके marks update हो जाएंगे। So yes, अगर आपने ये लगाया है तो आपने सही किया है, क्योंकि उसमें आंसर गलत फीड हुआ होगा। सो सेकेंड अपना करेक्शन हो गया और उसको करेक्ट कर लिया गया। क्वेश्चन थर्ड सेज कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल्स आर गिवन लाइक दिस। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दिए गए, 4 cos 10t और 3 sin 10t है। फिर अपने को उसके बारे में बात करनी है, इक्वेशन क्या होगा, वो सारी क्या नहीं क्या है, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो एक्स की वैल्यू कुछ बताया था, मैं एक बार फिर से वॉच करता हूँ। 4 cos 10t था और y इज इक्वल टू 3 sin 10t था। ऐसे क्वेश्चन हम लोग कई बार कर चुके हैं, तो आप इसको पाओगे कि हमारे लिए इजी जाता है पाथ निकालना। और अदरवाइज आदित्य को देखने का इश्यू जा रहा है। ठीक है, मैं आपके लिए रीशेयर कर दे रहा हूँ क्विकली। आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। सो ये आपको एक्स और वाई दे रखा है इसने, और आपसे पूछता है कि क्या चल रहा है। somebody's mic is open. Okay, चलेगा। सो इधर आते वापस। इक्वेशन ऑफ द पाथ, पाथ का मतलब ट्रेजेक्ट्री एक्स वाई में रिलेशन चाहिए, तो आप इसको कैसे लिखते हो? एक्स बाई 4 इज इक्वल टू cos 10t, एक्स बाई वाई बाई 3 इज इक्वल टू sin 10t। ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि आपको t को गायब करना है। t को गायब करने का मतलब स्क्वायर और ऐड करोगे। जब आप इन दोनों के स्क्वायर और ऐड करोगे तो आपको पता चलेगा एक्स स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का सम 1 आता है। और ये इस तरह की इक्वेशन हम लोगों ने बात कर रखी है, जब कभी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आती है, उसको एलिप्स कहते हैं। एलिप्स कहते हैं, तो पहला मार्क कर देंगे। फिर आपसे बोलता है कि एंगल बिटवीन, एक अच्छा क्वेश्चन है, एंगल बिटवीन पोजीशन एंड वेलोसिटी वेक्टर का बताना है किसी टाइम पर। अब देखोगे कि आपने वेक्टर को पढ़ा हुआ, तो वेक्टर का यहाँ पर यूज आता है। तो यहाँ से पहले पोजीशन वेक्टर बनाएंगे। सो पोजीशन वेक्टर इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, which is basically 4 cos 10t i cap plus 3 sin 10t j cap। हम लोग इसको बहुत क्विकली भी कर सकते हैं, बट फिर भी मैं स्टेप्स लिख रहा हूँ। वेलोसिटी क्या लिखा जाएगा? डी आर वाई डी टी वेक्टर वाइज, या फिर एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट निकाल करके ऐड करो, बात एक ही होती है। कॉस का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस में आएगा, तो ये बनेगा माइनस 40 sin 10t आई कैप में आएगा, और ये प्लस 30 साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा। अच्छा, ये 10 से क्यों मल्टीप्लाई हो गया? क्योंकि चेन रूल होता है, फिर 10t को जब करोगे तो 10 बाद में भी आएगा। तो ये वेलोसिटी हो गई, ये पोजीशन हो गया। इनके बीच का एंगल निकालना है किस टाइम पर? पाई बाई 20 पे।
तो जब t की वैल्यू π/20 हो जाए तो आप वैसे ही बोलो ना, आपके पास ये दो नंबर दिख रहे हैं, आप इनको पहले दोनों का प्रोडक्ट कर लो। जब कभी अपने को एंगल निकालना होता है तो हम डॉट प्रोडक्ट देखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट से एंगल आता है हमारा। सो डॉट प्रोडक्ट जब देखोगे तो, या फिर ऐसा अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो हम लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाय इनके मैग्नीट्यूड्स। ये फॉर्मूला याद आ जाएगा आपको। इसका इसके साथ डॉट करो, जब आप डॉट करोगे तो ये आएगा sin t cos t, ये भी आएगा sin t cos t, ये भी आएगा sin t cos t। अगर मैं डायरेक्टली बोलूँ तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा -160 और +90 और ऊपर आएगा sin 10t cos 10t। आप एक लाइन ज्यादा लिखोगे आपको समझ में आएगा। दैट मीन्स आपको क्या करना है, आपको प्रॉपरली इनका डॉट प्रोडक्ट करना है। अच्छा, इनके मैग्नीट्यूड्स देखोगे तो इसका r का जो मैग्नीट्यूड आएगा sin 10t cos का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ये r का जो मैग्नीट्यूड आपको नजर आ रहा होगा वो 5 नजर आ रहा होगा, √4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देखोगे तो 50 आएगा, 40 के स्क्वायर 30 के स्क्वायर अंडर रूट में। उम्मीद है कैलकुलेशन आपके लिए भारी नहीं है। अच्छा, अगर आपको इतना समझता है तो हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। ये 90 था और इसे एडजस्ट करेगा तो कुछ ऐसा आ जाएगा -70 डिवाइड बाई 250। और अब इनकी वैल्यूज रखनी है तो ये बनेगा साइन t की वैल्यू π/20 रखना है तो 10 इंटू π/20 कॉस 10 इंटू π/20। आप देखोगे कि ये नंबर कुछ भी रहे वो हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं जा रहा है, बट आप देखोगे ये साइन π/2 है, ये cos π/2 है, लेकिन cos π/2 कितना होता है, 0 हो जाता है। तो ये हमारा आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब थीटा कितना होना चाहिए, π/2 होना चाहिए। तो क्या π/2 करेक्ट जाएगा? यस, करेक्ट जाएगा। मैंने डिटेल में सॉल्व करके बताया, वरना आप क्या करो कि आप डायरेक्टली यहाँ पे टी की वैल्यू रखो, यहाँ पे टी की वैल्यू रखो, दोनों को डॉट करो। आप देखोगे कि और सिंप्लीफाइड वर्जन में आपको आंसर मिल जाएगा। तो π/2 सही जा रहा है। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स ओरिजिन। अब नेक्स्ट लेवल पे जाना है, अपने को एक्सेलरेशन देखना है। अगेन ये वेक्टर के और भी डीप कॉन्सेप्ट को, आप वेक्टर के सिंपल कॉन्सेप्ट को डीप में पूछना चाहते हैं। देखो क्या होगा ना कि अगर आपको जब ऐसा कुछ स्टेटमेंट मिले तो आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओ, वो अपना बेस्ट वे होता है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और पोजीशन का मतलब होता है फ्रॉम ओरिजिन टूवर्ड्स आउटवर्ड डायरेक्शन। सो ये हमारा पोजीशन वेक्टर होता है और ये ओरिजिन है। इसने बोला कि एक्सेलरेशन ओरिजिन की तरफ होगा या नहीं। अच्छा, डी ऑप्शन अपने को चेक करने की जरूरत नहीं, क्यों? डी बोला पैराबोला होगा, जबकि हम लोग एलिप्स में सेटल हो चुके हैं। तो अगर एलिप्स में सेटल हो चुके हैं तो पैराबोला नहीं बोल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन का पहले तो अपने को एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, तो ये वेलोसिटी है। सो लेट्स गेट फॉर एक्सेलरेशन फर्स्ट। सो आप बोलोगे एक्सेलरेशन आएगा dv/dt, और dv/dt का मतलब इसको डिफरेंशिएट करना। जब साइन को डिफरेंशिएट कॉस करो आएगा तो कॉस आएगा, और 10 फिर से बाहर आ जाएगा तो ये बनेगा -400 cos 10t इन द आई कैप डायरेक्शन। फिर इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो इसमें कॉस इन्वॉल्व है तो माइनस लेकर के आएगा, तो -300 sin 10t आ जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू, यहाँ से आप चाहो तो -100 को कॉमन ले लो। ब्रैकेट पे अगर ध्यान से देखोगे तो बनेगा 4 cos 10t आई कैप प्लस 3 sin 10t जे कैप। ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये जो लिखा हुआ है ना वो आर वेक्टर लिखा हुआ है। तो ये एक्सेलरेशन हमको मिल रहा है -100 टाइम्स आर। नाउ 100 इज अ कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट, एक माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब ए की जो डायरेक्शन होगी वो -r की डायरेक्शन में होगा, और r इधर है तो -r किधर होगा, टूवर्ड्स ओरिजिन आएगा। इसका मतलब हमारा एक्सेलरेशन किधर लाई कर रहा है, टूवर्ड्स ओरिजिन लाई कर रहा है। क्या यही इसने बोला है? यस, यही बोला है, तो इसको मार्क कर देंगे। सो हमारे लिए आंसर ए बी सी बनने वाले हैं। थोड़ा सा चैलेंजिंग, चेन रूल। अच्छा हाँ, जो क्या होगा इसमें सबसे क्रिटिकल क्या है, बहुत सारी चीजें बहुत बेसिक होगी हमारे लिए, जैसे कि डिफरेंशिएशन करना, जैसे कि इंटीग्रेशन करना। और अगर आपको अभी भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में इशू आ रहा है तो उन चैप्टर्स पे फिर से जाओ, फिर से प्रैक्टिस करो एंड बी कंफर्टेबल। और अब तक आपको ये रियलाइज हो गया होगा कि अगर हमको वेक्टर, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन
अगर ये अच्छे से नहीं समझा तो हम डेफिनेटली आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे, ऑलमोस्ट डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि बहुत सारा स्कोप है जहाँ पर आप गलती कर सकते हो। ओके, can I in brief tell how derivatives this came? So there was a chain rule. अगर हमको किसी भी चीज को डिफरेंशिएट करना था तो कुछ ऐसा बताया था, d अपॉन dt अगर अपने को करना है और cos pt लिखा हुआ है, तो इसका आंसर पहले हम cos को डिफरेंशिएट करते हैं तो cos बनता है माइनस साइन, तो pt लिखते हैं, फिर हम pt को अलग से डिफरेंशिएट करते हैं, दैट्स कॉल्ड चेन रूल। तो वहां से p बाहर आ जाता है जहाँ p एक कांस्टेंट है, तो ये आंसर बनता है। यहाँ पर p का मतलब कितना है? 10, और वो 10 बाहर आ रहा है, हर बार डिफरेंशिएशन में 10 बाहर आ रहा है। चेन रूल है, गुड। इट शुड बी प्लस 400 cos 10t, नो, प्लस 400 cos 10t। अच्छा, वो कैसे आएगा? सो v के आगे एक माइनस लगा हुआ था, साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है तो माइनस रिटर्न रहेगा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है। तो आपको याद रखना है कि कौन सा क्या डिफरेंशिएशन है। ये जो प्लस माइनस होता है ना, ये लाइफ चेंज करते हैं। आई मीन लाइक आपको मार्क्स बहुत ज्यादा दे सकते हैं और आपको नेगेटिव पे भी ले जा सकते हैं, नीड टू बी रिमेम्बर्ड। एक बार इसको नोट कर लो, ध्यान से देखो, अपने को जमेगा। और अगर कभी भी आपको इश्यूज आता है, सो गो बैक, look at those lectures, they will help you, believe me, they will help you. You are lucky enough, you have recorded lectures, the same lectures that you have studied at the class. Next is question number 4. So question number 4 पर आता है। आदित्य ने लिखा है कुछ, yes sir, that's the problem sir, we had no practice differentiation integration so it is happening. So आपको रूल याद रखना है, so बार बार आप उन रूल्स को देखो और उन रूल्स को जितना भी क्वेश्चन किया उन्हीं को अगर बार बार आप पढ़ोगे तो आपको रिटर्न में आ जाएगा। हम लोग बहुत ज्यादा टफ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं, बिलीव, बस वही साइन कॉस टी इन्हीं का करते हैं, कोई बहुत लेंदी नहीं आता है। बट आपको रूल्स याद रखने हैं, उसके लिए पढ़ना जरूरी है। प्रैक्टिस जितना किया है और बाकी इनमें आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो चलेगा। और अगर आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने का है तो आप आपके पास बेसिक बुक्स होंगे मैथ्स के, और एटलीस्ट एनसीईआरटी बुक होगा, उस पे डिफरेंशिएशन का कुछ प्रैक्टिसेस होंगे बेसिक लेवल के। केवल बेसिक का करने का, आपको हार्ड लेवल नहीं करना है। प्रॉब्लम क्या होता है ना कि हम लोग जब पढ़ते हैं ना तो इंथुजियाज्म ज्यादा होता है तो हम बहुत डीप पे चले जाते हैं, उसके भी कोई जरूरत नहीं है। यू सिंपली लर्न कि जितना हमने बताया और उतना पर फोकस करोगे, आप रेलेवेंट रहोगे। रेलेवेंसी इज द की। सारा कुछ आप कम समय में नहीं पढ़ सकते हो, सभी के पढ़ने का टाइम अलग अलग मिलेगा आपको। ओके, सो रिवाइज दैट। और अभी भी आप सीख रहे हो तो फायदा है। आपने कहा हाउ टू split time for physics if you go back to recap whole time this time new stuff. That's your individual, like कि आपको कैसे अपने को शेड्यूल सूट करता है, उसके बारे में वो इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग बात कर सकते हैं। सभी के लिए अपने अलग अलग स्ट्रेटजीज होती हैं। सो आपके सभी के पास 24 आवर्स होते हैं। यू डिवाइड बेस्ड ऑन योर प्रायोरिटी लेवल्स। और रिवीजन का शेड्यूल जरूर रखिए, उसमें आप बैकलॉग्स, टफ चैप्टर्स, प्रैक्टिस जो छूटा हुआ है उन सबको कवर करेंगे। ओके, तो आपका भी सेशन लगेगा फिर से, जैसे पिछली बार सर ने लिया होगा, मैथ्स वाले सर ने आपका सेशन था, आगे भी ये लगेगा एक। तो जब भी कभी सेशन हो तो आप अपना इंडिविजुअल शेड्यूल डिस्कस कर सकते हो, प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हो। और भी इश्यूज आ रहा है तो आप टीचर्स से टाइम लेकर के आप डिस्कस कर सकते हो कि हमारे शेड्यूल में क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। सो अभी हम लोग पेपर को कंप्लीट कर लेते हैं, वरना ये पेपर कल तक ड्रैग हो जाएगा। Question number 4 says a car accelerates from rest at a constant rate this for some time. Then it retards at a constant rate this to come to rest. It remains in motion for 3 seconds in overall. We need to find the acceleration, maximum velocity, total distance and all that. तो ये तीन क्वेश्चन अपने को आंसर करने, बेसिकली तीन क्वेश्चन है क्योंकि सी और डी सेम ऑप्शन है। सो सी और डी में से एट मैक्स एक करेक्ट हो सकता है, तो ऑप्शंस देखना भी हमारे लिए काफी सही रहता है।
अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे। अब कई तरह से कर सकते हो, ग्राफ को भी यूज करके, अदरवाइज भी। तो अगर हम बेसिक तरीके से सॉल्व करें तो आप एक ऐसा लाइन बना लो और एक पिक्चर ड्रॉ करो कि एक ये पार्टिकल है, यहाँ से चलता है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है, फिर रिटार्ड करके यहाँ पे रेस्ट पर आ जाता है। इनको नाम दे दो। ए से चला, बी तक गया, फिर सी पे रुक गया। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलरेशन लग रहा था कितना था 2, फिर यहाँ पे रिटार्डेशन लग रहा होगा कितना 4, और फाइनली रेस्ट पर गया होगा। दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई होगी 0। जो बेसिक वे पे सॉल्व करने की टेक्निक होती है। अच्छा, और ये जो वेलोसिटी है इसका नाम कुछ वी नॉट मान लो। आप पाओगे कि एक्सेलरेट हुआ है तो वी नॉट मैक्सिमम रहा होगा। वो सारी कहानियां। लेट से कि आप ऐसा एज्यूम कर लो कि ये जो टाइम था वो t1 था, या टी नॉट टाइम था, तो ये बचा हुआ टाइम कितना होगा 3 माइनस टी नॉट, क्योंकि उसने बोला कितना टोटल टाइम लगता है 3 सेकेंड लगता है। आप चाहो तो t1 प्लस t1 t2 भी ले सकते हो, चॉइस है आपकी। देन आफ्टर क्या करने का? देन आफ्टर इसको सिंप्लीफाई कर लेना है जैसा उसने बोला है। एक्सेलरेशन पता करना है। इट इज एक्सेलरेटेड फॉर 2 सेकेंड, मतलब अपने को टी नॉट पता करना है। सो कैन वी से कि ए से बी जर्नी में कुछ चल रहा है, क्या है वी नॉट पता करते हैं। क्या वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। फिर आप बी से सी जर्नी पे आ जाओ। बी से सी जर्नी पे इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी आपको 0 मिल रही है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी वी नॉट, रिटार्डेशन इसलिए -4, टी की मतलब 3 माइनस टी नॉट कर दोगे। आप यहाँ से वी नॉट, यहाँ से वी नॉट, दोनों को इक्वेट कर लो, अपने को टी नॉट मिल जाएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तो आपको मिलेगा 0 इज इक्वल टू, या फिर ऐसा बोलो वी नॉट की वैल्यू यहाँ से अपने को मिल रही है 3, और 4 टाइम्स 3 माइनस टी नॉट। वी नॉट की वैल्यू यहाँ से रख दो, so that's going to be 2 t naught is equal to 12 minus 4 t naught। सिंप्लीफाई करो, ये आ रहा है 6 t naught is equal to 12। तो t naught की वैल्यू कितना आ रहा है 2 सेकेंड। इसका मतलब ये 2 सेकेंड की स्टोरी है और ये 1 सेकेंड की स्टोरी है। डन हो गया। और आपसे पूछता है कि एक्सेलरेशन 2 सेकेंड तक था, आप बोलोगे यस था। मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हुई, अब आपको वी नॉट चाहिए। तो आपको पता है कि वी नॉट की वैल्यू कितनी है, इस वाले एक्सप्रेशन से 2 टी नॉट है, तो 2 इंटू टी नॉट इज 2, तो आंसर कितना हो गया 4। 4 बोल रहा है, परफेक्ट बोल रहा है, आगे बढ़ जाएंगे। सिंपल। टोटल डिस्टेंस कितना कवर करता है, तो आपको ये भी पता करना है, ये भी पता करना है। x1 x2 निकालो और इसको ऐड अप कर दो। अब आपको टाइम पता चल गया, एक्सेलरेशन पता चल गया, तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एडी स्क्वायर। इसके लिए लगाओ, इसके लिए लगाओ, दोनों को लगाओ, ऐड करो, चेक कर लो कौन सा आंसर आता है। तो दो में से कोई एक आ सकता है। और आंसर में शायद 6 दिया गया है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप 6 निकाल सकते हो, और अगर करेक्शन हो तो आप जरूर बोल सकते हो। Sir, यस। sir, last statement is it remains in motion for 3 seconds. So वहाँ पे ओवरऑल नहीं लिखा है, मतलब ऐसा भी हो सकता है ना वो कि it retards at, मतलब जितने टाइम वो रिटार्ड कर रहा है वो 3 सेकंड्स है। जितने टाइम रिटार्ड कर रहा है वो 3 सेकंड है, नहीं ऐसा होता तो बोलता कि जितने टाइम रिटार्ड कर रहा है वो 3 सेकंड है। उसने क्या बोला है, इट रिमेन्स इन मोशन फॉर 3 सेकंड। व्हाट डज दैट मीन? इट सिंपली मीन्स its total motion duration is 3 seconds. And from where the motion started, from A, where it ends at B. So from A to B, it was at motion, and this total time was 3 seconds. So language clear है? Total duration of motion is 3 seconds. अगर बोल रिटार्डेशन के लिए बोलता है तो स्पेसिफिकली बोलता है, एक्सेलरेशन के लिए बोलता है तो स्पेसिफिकली बोलता है कि इट एक्सेलरेटेड फॉर 3 सेकेंड, इट रिटार्डेड फॉर 3 सेकेंड, it was in motion, so retardation is also motion, or acceleration is also motion. It starts from zero and velocity and comes to zero velocity, and it keeps on initially it keeps on increasing velocity and then later decreases. इसको आप और भी स्मार्टली हैंडल कर सकते थे, वो मैंने आपको नहीं बताया। अब एक v वर्सेस t डायग्राम बनाओ। पहले एक स्ट्रेट लाइन अप साइड, स्ट्रेट लाइन डाउन साइड, और इसका एरिया निकाल के डिस्टेंस मिल जाएगी आपको, उसके स्लोप से आपको टाइम वगैरह मिल जाएगा एक्सेलरेशन के साथ, वहां से आंसर निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। 5 रिवर और बोट से रिलेटेड है, ये हम लोगों ने रिसेंटली किया हुआ था, और अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि वीबीआर का मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, दैट मींस स्टिल वाटर पर है। और अगर उन पॉइंट्स को कनेक्ट करो तो आपको एक फिगर बताया गया था, बस उस फिगर को आप याद रखोगे।
और उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे तो ये भी आंसर हो जाएगा। इसने बोला एक बोट मूव करता है एक रिवर में, सो एक ऐसा रिवर बना लेते हैं, टॉप व्यू से देखते हैं रिवर को, एंड देन वी विल से कि लेट्स से कि इसका वेलोसिटी रिवर इधर फ्लो कर रहा था और कोई एक पॉइंट था टर्मिनल ए यहाँ पर, और इसके जस्ट अपोजिट रेफरेंस के लिए हमने पॉइंट बी चूज किया, तो बी को हमने रेफरेंस के लिए चूज किया था, और आप इधर मूव कराते हो तो ये जो वेलोसिटी हम लोग लेके चलते हैं ये वेलोसिटी होती है वेलोसिटी ऑफ बोट इन द रिवर, और ये एंगल थीटा हम लोग एज्यूम करते हैं, और ये रिवर वेलोसिटी है, इसकी लैंग्वेज के हिसाब से हमने सबस्क्रिप्ट को स्मॉल आर लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी स्मॉल आर लिखना चाहिए था फिर, एनीवे सबस्क्रिप्ट आर नॉट गोइंग टू मैटर। इसके बाद आपने क्या देखा था, आपने देखा था कि इसका एक कंपोनेंट इधर करते हैं हम लोग, एक कंपोनेंट इधर करते हैं, फिर दोनों वेलोसिटीज को ऐड करते हैं, फिर बताते हैं कि कहाँ लैंड करने वाला है या नहीं। ये वी बी आर कॉस थीटा था जो कि उसको क्रॉस कराता है, और वी बी आर साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है उसको ड्रिफ्ट कराने में हेल्प करता है। आपसे बोलता है कि अगर n की वैल्यू लेस देन 1 है तो बोट कैन नॉट क्रॉस द रिवर। अच्छा बताओ बोट रिवर को कब क्रॉस नहीं कर सकता है, जब ये वेलोसिटी ना हो, क्योंकि क्रॉस करने के लिए हमने देखा था क्रॉस करने में कौन सी वेलोसिटी इन्वॉल्व होती है, वर्टिकल कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट लगता है। तो अगर थीटा की वैल्यू आप 90 कर दो, दैट मीन्स अपनी बोट को इधर चलाना स्टार्ट करो, तो आप स्ट्रीम चले जाओगे लेकिन बोट को रिवर को क्रॉस नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपने एंगल 90 से कुछ कम रखा तो आप डेफिनेटली इधर कंपोनेंट आएगा, और ये जो वेलोसिटी का जीरो हुई तो फिर आप नहीं क्रॉस कर सकते। तो क्रॉस ना करने की कंडीशंस क्या है, या तो आपकी बोट रिवर के रिस्पेक्ट में चले नहीं, मतलब फ्लोट करे तो रिवर क्रॉस नहीं करेगी, और अगर उसके पास वेलोसिटी आती है रिवर के रिस्पेक्ट में और एंगल आप 90 नहीं चूज करते हो तो ये डेफिनेटली क्रॉस करेगी। हाँ टाइम ज्यादा लग सकता है, दैट्स डिफरेंट स्टोरी, और बट इट विल क्रॉस। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत लिखा हुआ है, ये किसी काम का नहीं है, इसका एन से कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब रिवर की वेलोसिटी से क्रॉसिंग का कोई कनेक्शन नहीं है, क्रॉसिंग का जो कनेक्शन है वो बोट की वेलोसिटी से रिवर के रिस्पेक्ट में। ओके फिर आपसे बोलता है कि अगर n की वैल्यू 1 हो गई तो बोट कैन नॉट क्रॉस द रिवर विदाउट ड्रिफ्टिंग। हाँ अब आप देखते हो ड्रिफ्ट के लिए क्या लगता है, ड्रिफ्ट के लिए vx लगता है, vx x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, जो कि vr माइनस vbr sin थीटा है, ये ड्रिफ्ट देता है, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो टाइम देता है। अच्छा n इक्वल टू 1 बोला आपने, n इक्वल टू 1 बोलने से vbr की वैल्यू कितनी हो गई, vbr की वैल्यू हो गई vbr, लेट मी राइट प्रॉपर्ली, वी बी कॉमा आर, इसकी जो वैल्यू दी गई है वो एन वी आर दी गई है। तो अगर हमने एन को 1 लिया तो ये दोनों वेलोसिटीज बराबर हो गए, अगर वी आर वी बी आर बराबर हो जाते हैं तो भी आप पाओगे कि ये जो नंबर है वो जीरो नहीं आएगा, एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी जीरो नहीं आएगी। अगर एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी जीरो नहीं आएगी तो इस वाई एक्सेस से ये कहीं ना कहीं जाएगा, अब वो किधर जाता है वो हमको पता चल जाएगा। सिंस ये 1 हो गया तो आप पाओगे कि 1 माइनस साइन थीटा आ रहा है, 1 माइनस साइन थीटा के लिए वो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यानी एक्स पॉजिटिव आएगा तो ड्रिफ्ट जरूर आएगा, तो विदाउट ड्रिफ्टिंग ये भी गलत लिखा हुआ है। फिर ऑप्शन बी सी सेज की बोट कैन क्रॉस रिवर फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन एक्सक्लूडिंग जीरो। हाँ जीरो का एक्सक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि आपने एन को जीरो कर दिया, इसका मतलब वीबीआर आपको जीरो हो गया, तो सी ऑप्शन अपना अप्रोप्रिएटली सूट कर रहा है अभी तक। फिर अच्छा बी के बारे में क्या था, एन इक्वल टू 1 हो जाता बोट कैन नॉट क्रॉस द रिवर विदाउट ड्रिफ्टिंग। हाँ सही लिखा है, मतलब अगर एन हमारा 1 होता है तो ड्रिफ्टिंग जरूर आएगी, तो ड्रिफ्टिंग आएगी, तो वही बोल रहा है बेसिकली। तो हमारा बी भी करेक्ट ऑप्शन जा रहा है और सी भी जा रहा है। डी के बारे में, अगर एन की वैल्यू 1 से बड़ी है बोट कैन रीच एट जस्ट अपोजिट एंड। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि अगर इसको जस्ट अपोजिट एंड में जाना है तो ड्रिफ्ट जीरो होना चाहिए, तो क्या हमारा ड्रिफ्ट जीरो हो सकता है, तो ड्रिफ्ट जीरो होने की कंडीशन क्या थी, आपको ये पता था कि बोट की वेलोसिटी रिवर की वेलोसिटी से ज्यादा होनी चाहिए, अगर बोट की वेलोसिटी रिवर की वेलोसिटी से ज्यादा है तभी ड्रिफ्ट जीरो हो सकता है। अच्छा एन को 1 से बड़ा करेंगे तो क्या बोट की वेलोसिटी रिवर की वेलोसिटी से बड़ी हो जाएगी, बिल्कुल बड़ी हो जाएगी, इसका मतलब एक ड्रिफ्ट जीरो क्रिएट किया जा सकता है। सो हमारे फाइनल आंसर बी सी डी हो जाएंगे। हेलो सर।
हाँ Sir, in first statement, n is negative, so the velocity of boat will be negative with the velocity of river now. ओके 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 समझा समझा। देखो क्या होता है ना, आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। जब ऐसा नंबर लिखा हो ना, ऐसा नंबर का मतलब हम मैग्नीट्यूड्स को रिलेट कर रहे हैं। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब कभी हम वीबीआर लिखते हैं विदाउट एरो वेक्टर, इसका मतलब हमेशा उसको हम क्या लिख रहे होते हैं, हमेशा उसको हम लोग मैग्नीट्यूड लिख रहे होते हैं अगर वो कुछ आपको स्टेटमेंट देता है। दैट मीन्स यहाँ पर इनहेरेंटली एक बात इन्वॉल्व है कि ये मैग्नीट्यूड है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब एन मस्ट बी पॉजिटिव। सो वो जो आपने सोचा आ सकता है ऐसा ब्रेन में, तो अपने को ये समझाना है कि ये वेलोसिटीज के मैग्नीट्यूड का रिलेशन है। फिर आपको ये दिमाग में आएगा कि यस हम लोग ऐसा करते हैं ना कई बार कि वेलोसिटी को अगर माइनस आता है तो हम डायरेक्शन बता देते हैं, लेकिन वो हम तब करते हैं जब वेलोसिटी को मैग्नीट्यूड में नहीं ले रहे होते हैं। वेलोसिटी को हम वेक्टर के टर्म में ले रहे होते हैं बट एरो दिखा नहीं रहे होते हैं। और यहाँ पर उसने जो रिलेशन दिया है वो मैग्नीट्यूड्स का रिलेशन दिया है। आई कैन एग्री कि थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन हो जाता तो अगर वो मैग्नीट्यूड वर्ड यूज कर देता, बट अगर नहीं भी किया तो अपना इंटरप्रिटेशन ये करना कि मैग्नीट्यूड का रिलेशन और एन इज पॉजिटिव नंबर, एन कांट बी नेगेटिव। Okay, sir. और है ना वो चीज आपको मान के चलनी है। और पहला तो ये हुआ कि सिंबॉलिक का क्या रीडिंग लेना है अपने को। अब दूसरा इसका, अगर मान लीजिए एन हम नेगेटिव लेते भी, सपोज कर लिए किसी कंडीशन में वो एन को नेगेटिव देता भी, तो वीबीआर हमारा नेगेटिव हो जाता। वीबीआर नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ कि वीआर की अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। तो जब हम अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो फिर वो क्रॉस नहीं कर पाएगा। अच्छा सेंस में करेक्ट चला जाएगा। हाँ तो आपको क्या रीड करना है कि ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो मैग्नीट्यूड्स के टर्म में दिए होते हैं, और n हमारा 1 से तो छोटा है लेकिन 0 से बड़ा भी है। तो एक और अच्छी बात हो जाती है अगर हम यहाँ पर n को पॉजिटिव बोल देते हैं। तो ऐसा कुछ एग्जाम में वो करके देगा फिर। और अगर नहीं भी देता तो अपने को वही समझना है। एनीवे सो एक छोटा सा डाउट था, अच्छा डाउट था वैसे आपका, और उसको वहां तक स्ट्रेच नहीं करना है अपने को, पॉजिटिव वैल्यू तक रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपने बोला है कि हाँ रिवर बोट प्रॉब्लम रिकैप कर सकते हैं। बिल्कुल करेंगे। अगर आज नहीं कर पाते तो नेक्स्ट क्लास जब भी स्टार्ट होगी कॉन्सेप्ट लर्निंग की, तो हम रिवर बोट की और भी प्रॉब्लम्स करेंगे और उसको और भी डीप में बताएंगे। उसका जो प्रूफ बाकी था वो भी करेंगे। अगर अभी भी आपने इसका आंसर दे दिया है इसका मतलब है आप जल्दी डाइजेस्ट करते हो और साथ ही साथ उसका एप्लीकेशन भी कर पाते हो। In first, velocity of boat will be opposite to the river velocity. No, I mean like देखो क्या हो रहा है ना, अभी मैंने इसी को एक्सप्लेन किया। एन अगर हमारा नेगेटिव होगा तो वेक्टर से हमको लगेगा कि अपोजिट हो जाएगा और वो आना चाहिए अपने दिमाग में, लेकिन थीटा भी तो है ना। अभी अपने को इसने ये नहीं बोला ना किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस एंगल से जा रहा है। तो डायरेक्शन उसका थीटा डिसाइड कर रहा है और ये मैग्नीट्यूड्स डिसाइड कर रहा है। तो यू ट्रीट दिस इज रिलेशन इन मैग्नीट्यूड्स ओनली, रिलेशन इन मैग्नीट्यूड्स ओनली। और अगर वो ऐसा बोलता है कि इसकी वेलोसिटी के अपोजिट है और फिर है, तो हम बोलेंगे कभी क्रॉस नहीं कर पाएगा। ओके वो डाउट आप अलग कर लीजिए। और वैसे भी हम थीटा से डायरेक्शन यहाँ पर डिसाइड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। आपने कुछ लिखा है व्हाट नेक्स्ट स्टेप टॉपिक इज गोइंग टू बी। काइनेमेटिक्स के बाद हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे जाएंगे, कॉज ऑफ मोशन को लेकर के। तो अभी इस पे कुछ प्रैक्टिस करनी है, कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके बाद एनएलएम आएगा।
Hello, am I audible now? Yes, No. Okay, good. So something happened suddenly with this. I mean, you easy teach रहता है, और वो आपका जो पुराना लिखा था वो भी चला गया. So क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं. थोड़ा सा स्पेस को फास्ट कर लेते हैं. यस, इससे इसकी पार्टिकल मूव करता है और इसकी वेलोसिटी ये दिया गया, स्ट्रेट लाइन मोशन है, और अपने को बताना पार्टिकल विल रिटार्ड फॉर व्हाट टाइम. ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैथ्स है, कॉमन सेंस है, और रिटार्डेशन की डेफिनेशन आपसे यूज कराएगा. सो ये वेलोसिटी दी गई है. इस वेलोसिटी के क्या हम फैक्टर कर सकते हैं? आप जब फैक्टर करोगे तो आपको 2 कुछ ऐसा मिलेगा और t-1 ऐसा मिल सकता है. सो इस तरह से हम उसके फैक्टर्स कर लेते हैं. बोर्ड विजुअल नहीं है? ओह माय गॉड, आई रीशेयर्ड इट. ओके, ठीक है, मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन को फिर से दे रहा हूँ, और जो भी बोला रिपीट कर देता हूँ एक बार फिर से. अभी कंफर्म कर लेता हूँ क्या आपको स्क्रीन दिख रहा है? नाउ स्क्रीन. yes. ओके, your technical glitches are very disturbing. Okay, we need to manage this somehow. So ये बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि एक पार्टिकल है, स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, उसकी वेलोसिटी ऐसा दिया गया है, रिटार्ड कितने टाइम तक करेगा, ये टाइम के इंटरवल्स दिए गए, अपने को राइट टाइम इंटरवल पता करना है ना. क्या इस वेलोसिटी को हम फैक्टर के टर्म में ऐसा लिख सकते हैं? इस तरह से लिखते हैं. एक बार हम लोगों ने बात की थी और उसी को मैं रिपीट करता कि हम एक टाइम लाइन बना सकते हैं. ये वेलोसिटी कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी ये टाइमलाइन से पता कर देंगे. अच्छा, वो जो प्लस माइनस वाला होता है ना, वेक्टर के साथ लगाने वाला, वो हम स्ट्रेट लाइन 1 डायमेंशन में करते रहते हैं. तो 2 टाइम हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, खास इंपॉर्टेंस के हैं. एक t=1 सेकेंड, तो t=1 सेकेंड यहाँ कहीं हो रहा होगा. एक t=2 सेकेंड, वो यहाँ कहीं हो रहा होगा. और t=0 से ऑफ कोर्स कहानी चलती है, उसके पहले तो चलेगी नहीं नॉर्मल कंडीशंस में. तो जो वेलोसिटी है वो बेसिकली अपना साइन बदलेगी. यहाँ से हम पता कर सकते हैं. आप t की वैल्यू रख करके देख लीजिए. अगर आपने t की वैल्यू 1 रखी तो ये 0 आ जाएगी, तो ये 0 वेलोसिटी वाला केस होगा. t की वैल्यू 2 रखी तो भी ये 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 वेलोसिटी वाला केस होगा. तो दोनों वाले केस हो जाएंगे. अगर t की वैल्यू आपने 1 और 2 के बीच में कहीं रखी, तो 1 और 2 के बीच में रखोगे तो ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा. इसका मतलब ये नेगेटिव वेलोसिटी को इंडिकेट कर रहा होगा. और अगर आपने t की वैल्यू 1 से छोटी रखी तो ये भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, इसका मतलब पॉजिटिव आएगा. तो यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव जाएगी. 2 से बड़ा t रखोगे तब भी पॉजिटिव जाएगी. तो इसका मतलब वेलोसिटी हमारी 0 से लेकर के 1 सेकेंड तक पॉजिटिव रहती है, 1 सेकेंड पे 0 होती है, 1 से 2 तक नेगेटिव रहती है, 2 सेकेंड पे 0 होती है, 2 के बाद पॉजिटिव रहती है, और फिर हमेशा पॉजिटिव रहती है इनफाइनाइट टाइम तक. सो दिस इज हाउ वी कैन असर्टेन कि साइन वेलोसिटी का कैसे बदलने वाला है. हम लोग साइन पे इतना फोकस क्यों दे रहे हैं? वजह है कि उसने पूछा कि कहाँ तक रिटायर्ड करेगा. तो रिटार्डेशन पता करने के लिए हमको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों के टाइम चाहिए. हाँ, अपने को डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा क्योंकि अपने को एक्सेलरेशन निकालना है. तो ए की वैल्यू पता करेंगे. ए की वैल्यू आएगी dv/dt. तो dv/dt आ जाएगा आपके पास 2t-3. तो ये एक्सेलरेशन आ गया. अब अपने को ये देखना होगा कि एक्सेलरेशन कब कब पॉजिटिव रहा है, कब कब नेगेटिव रहा है. तो एक्सेलरेशन का एक टाइमलाइन बना लेंगे. तो एक्सेलरेशन भी अपना, ये सारी स्टोरी हमारी t=0 से स्टार्ट होती है, तो 0 तो हमारे पास ऑलरेडी होगा रेफरेंस के लिए. और t की वैल्यू, एक्सेलरेशन कब 0 होता है? 3/2 सेकेंड. तो 3/2 सेकेंड मतलब हाफ सेकेंड के बीच में कहीं लाई करेगा ये. t=3/2. इन केस अगर हम 3/2 रखेंगे तो a की वैल्यू 0 आ जाएगी. उससे पहले वाला टाइम रखेंगे तो आप पाओगे एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में रहेगा. उसके बाद एक्सेलरेशन 0 पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगा. सो आपको दोनों बना दिया गया. हाउ वेलोसिटी हैज इट्स साइंस, हाउ एक्सेलरेशन हैज इट्स साइंस. और जब तक हम दोनों के साइंस नहीं देख पाते हैं तब तक हम एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन जैसी बात नहीं कर पाते हैं. अब रिटार्डेशन वही टाइम ड्यूरेशन होगा जिस टाइम इंटरवल पर दोनों के अपोजिट साइन चल रहे होंगे. तो 0 से अगर आप स्टार्ट करो तो पहला बाउंड्री एक ये है,
यहाँ पे चेक करना है, दूसरा ये है, यहाँ पर चेक करना है, तीसरा ये चेंज है, यहाँ पे चेक करना है। आप देखोगे कि 0 से लेकर के 1 सेकेंड तक दोनों नेगेटिव है, तो हम बोलेंगे रिटार्डेशन। रिटार्डेशन कहाँ कहाँ पर चल रहा है, कुछ ज्यादा लिख दिया मैंने, रिटार्डेशन लिखना था। सो आप देखोगे टी 0 से लेकर के 1 तक को आप रिटार्डेशन देख सकते हो, इजिली देख सकते हो कि 0 से लेकर के 1 तक में दोनों के साइन अपोजिट है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के। फिर 1 से लेकर के 1.5 सेकेंड तक दोनों नेगेटिव डायरेक्शन में, तो वो एक्सेलरेशन रहा होगा। फिर हाफ 1/1.5 से लेकर के 2 सेकेंड तक ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव था, ये नेगेटिव है, तो वो भी रिटार्डेशन है। तो दूसरा टाइम कौन सा हुआ? दूसरा टाइम हमारे पास जो अवेलेबल है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू रनिंग फ्रॉम 1.5 अप टू 2। सो ये दो टाइम ड्यूरेशन ऐसे हैं जहां पर रिटार्डेशन हुआ। और क्या ऐसे कोई ऑप्शंस अवेलेबल है लेस देन 1? यस, 0 तो ऑब्वियस था, और ग्रेटर देन दिस। ए और सी लगाना है अपने को। चेक कर लीजिए क्या ए और सी आंसर दिया गया था, इसमें कोई करेक्शन होगा तो कर देंगे, नहीं होगा तो फिर आगे बढ़ेंगे। आपने लिखा कांट बी डिफरेंशिएट, यस वी आर डिफरेंशिएटिंग, फाइंडिंग एक्सेलरेशन। और केवल अपने को एक ही वैल्यू नेगेटिव नहीं पकड़नी है रिद्धि, ध्यान दीजिए, एक ही वैल्यू नेगेटिव से काम नहीं चलेगा। अपने को देखना है कि ए और वी दोनों कहां पर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, क्योंकि रिटार्डेशन की डेफिनेशन ही यही होती है, व्हेन velocity and acceleration are having opposite directions then it is called retardation। केवल एक के साइन से डिसाइड नहीं होता है। और ये हम लोगों ने काफी बातें की हैं इस पर पुराने लेक्चर्स में, आपको याद आ रहा होगा। inputted lot of values and checked velocity becomes negative, and this is the right way to identify, otherwise you can lost in the simple question। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। 7 एक अच्छा क्वेश्चन है और कुछ लोगों ने आंसर दिया है, दैट वाज सरप्राइजिंगली गुड। Question number 7 says कि a particle P is initially at a distance this from point O. The particle P moves with a velocity v is equal to this। वो देखने में आपको थोड़ा सा improper लगा होगा, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगा। 5 into something plus 3 i cap लिखा हुआ है, और वो जो समथिंग आपको समझ नहीं आ रहा उसके बारे में लिखा कि ये यूनिट वेक्टर है फ्रॉम P to O at any time instant। तो एक यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया गया। फिर आपसे बोलता है कि इनिशियली PO इज परपेंडिकुलर टू I, और ये P से O की डायरेक्शन को बताता है। फाइंड द टाइम इन सेकेंड्स आफ्टर विच पॉइंट P मीट्स O पॉइंट। सो इस पे कई सारा वेक्टर कॉन्सेप्ट्स और काइनेमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स लगेंगे, और अगर आप सब लगा पाते हो तो आप आंसर भी निकाल सकते हो। कैसे? बेसिक तरीके से स्टार्ट करेंगे। अपने को एक्स एक्सिस लग रहा है क्योंकि आई कैप बोल रहे हैं, और एक दूसरा डायरेक्शन बोल रहा है, तो एक दूसरा डायरेक्शन हम ये बना लेते हैं। हम लोग जानते हैं हमारे लिए वाई होता है, तो लेट्स से वाई है। हम वाई नीचे भी दिखा सकते हैं, ऊपर भी दिखा सकते हैं, कहीं भी दिखाएंगे चलेगा। और ये हमारा ओरिजिन है ओ पॉइंट, और इनिशियली पी ऐसे पॉइंट पर है कि वो परपेंडिकुलर है, तो लेट्स से पी पॉइंट हमारे यहाँ पर है, तो ये पी से ओ का वेक्टर हो जाएगा और ये आई कैप हो जाएगी, तो दोनों 90 डिग्री पर हो जाएंगे। सो ये इनिशियल लोकेशन थी, और इनिशियली कितना डिस्टेंस पर है? 16 मीटर पर है। इसका मतलब है ये जो डिस्टेंस है वो 16 मीटर है। तो पार्टिकल हमारे यहाँ से स्टार्ट करता है, इसके बाद ये कुछ ऐसा चलता है, पता नहीं कैसा चलता है, चलते चलते फिर कभी ये ओ पर पहुंचने वाला है, तो ओ पर कब पहुंचेगा ये अपने को निकालना है। सो हम एक जनरल लोकेशन को पकड़ लेंगे, लेट से कि यहाँ पर था। अब ये पी हमारा अगर यहाँ पर है तो कैसा दिखता है? सो इसके पास जो वेलोसिटी होगा, इसके लिए अपने को वेलोसिटी वेक्टर बता रखा है। ध्यान से देखो, वेलोसिटी के लिए इस पर एक वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर होगा, आई कैप में कितना 3। एक वेलोसिटी का कंपोनेंट कहाँ पर होगा? एक वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा पीओ पीओ की डायरेक्शन में, और पीओ इज अ यूनिट वेक्टर फ्रॉम पी टू ओ है, तो पी से ओ को ज्वाइन करा दो आप,
और P से O की डायरेक्शन बनाओ ये, तो ये हमारा PO वेक्टर हो जाएगा। और इस डायरेक्शन में इसकी कितनी वेलोसिटी है? इसकी वेलोसिटी है 5। तो जिस तरह से हमारी आई कैप जे कैप डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है, तो उसने जे कैप ना बोल करके एक वेरिएबल डायरेक्शन बताई है। तो ये जो पीओ डायरेक्शन है, पहले इधर पीओ रहा होगा, अब पीओ इधर रहेगा, फिर पीओ बदलता रहेगा। ये अपने को पता करना है। ये अपने को गिवन है किसी भी टी टाइम पर, तो हमने टी टाइम पर इसकी वेलोसिटीज बनाई। एक तो ये वेलोसिटी आई, दूसरी ये वेलोसिटी आई, और इसका हम आई कैप हटा देते हैं क्योंकि आई कैप तो डायरेक्शन दिखा रहे हैं। अब अपने को ये पता करना है कि कितने टाइम बाद ये मीट करेंगे। तो हम चाहते हैं कि जो पीओ की डिस्टेंस है, जो कि पहले 16 थी, अब ये कम होकर के कितना हो जाए? फाइनली 0 हो जाए। अगर आप इसको फाइनली 0 बोलना चाहते हो, तो कुछ ऐसा पता करना है कि पीओ डिस्टेंस की तरफ वेलोसिटी के कंपोनेंट्स चाहिए अपने को। तो इस डायरेक्शन को आप चाहो तो आगे प्रोड्यूस करा दो, और आप चाहो तो एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे सपोर्ट पर्पस के लिए ड्रॉ कर सकते हो। और इन केस अगर हम थीटा को इंट्रोड्यूस करना चाहें तो थीटा को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि अगर हमने इस एंगल का नाम थीटा दिया, ये टाइम के साथ वैरी कर रहा होगा, इनिशियली 0 रहा होगा, तो ये एंगल भी हमारा इस इंस्टेंट पे थीटा ही बन रहा होगा। तो इसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, किसके? 3 वाले वेक्टर के। तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि ये एंगल थीटा गया होगा तब। बिकॉज ये थीटा था, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो वो थीटा बनेगा। तो ये जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ये 3 cos थीटा है, और ये जो कंपोनेंट है ये 3 sin थीटा है। ये अपने को समझना है। अगर अपने को ये समझ में आता है, तो कैन वी से कि जो टूवर्ड्स ओरिजिन वेलोसिटी होगी वो 5 माइनस 3 sin थीटा होगी। तो हम एक इक्वेशन लिख रहे हैं जिसमें लिखा है 5 माइनस 3 sin थीटा। समझ पा रहे हो कि ये कौन सी वेलोसिटी है? ये वो वेलोसिटी है जो पार्टिकल पी पॉइंट को ओरिजिन की तरफ लेके जा रहे हैं। और अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं, ये वेलोसिटी है डी आर बाई डी टी के बराबर। आर का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, जो कि इनिशियली डिस्टेंस कितनी थी? 16, फाइनली कितनी बनने वाली है? 0। तो इसके बराबर हो जाएगी। फिर अगर ये ओरिजिन पे पहुंच रहा है तो इसका एक्स डिस्प्लेसमेंट कितना रहा होगा? 0। तो अब हम एक एक्स कंपोनेंट पता करना चाहेंगे, एक्स कंपोनेंट, और वहां से हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे। और फिर वहां से अपने को निकालना क्या है? अपने को टाइम निकालना है। माय गुडनेस, थोड़ा सा चैलेंजिंग है। अब इन्हीं कंपोनेंट में अगर हमने 5 के कंपोनेंट किए होते तो आप देखोगे 5 के लिए ये एंगल थीटा बनता। सो अब दूसरी तरह से कंपोनेंट कर रहे हैं, ये 3 था, एक्स और वाई में करने की कोशिश कर रहे हैं। 5 का एक कंपोनेंट इधर आएगा, 5 का कंपोनेंट एक इधर आएगा। जो इधर कंपोनेंट आ रहा है वर्टिकल में, वो 5 cos थीटा बनेगा, और इधर जो आ रहा है वो 5 sin थीटा बनेगा। सो एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी अगर हम लिखना चाहें तो उसको लिख सकते हैं 3 माइनस 5 sin थीटा। और ये वेलोसिटी किसके बराबर आएगी? dx बाई dt के बराबर आएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स। इन दो इक्वेशन से अपने को सिंप्लीफाई करके टी निकालना है। चैलेंजिंग स्टोरी है, निकालने की कोशिश करते हैं। इस इक्वेशन को जब आप कैरी करोगे तो अपने को मिलेगा डी आर बाई डी टी, और बेसिकली डी आर इज इक्वल टू 5 माइनस 3 साइन थीटा इंटू डी टी। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर थीटा और टी दोनों वेरिएबल है, और इंटीग्रेशन हम एक ही वेरिएबल में हैंडल कर पाते हैं। तो कुछ उसका अरेंजमेंट करने वाले हैं थोड़ी देर में। इसको देखो, इसको जब लिखोगे तो आपको मिलेगा dx इज इक्वल टू 3 माइनस 5 साइन थीटा इंटू डी टी। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो हम अपने सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ जाएंगे और आंसर तक पहुंचने की कोशिश कर लेंगे। अगला स्टेप हमारा क्या है? आपको क्लियर पता है कि हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। टाइम कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0 से टी, माना कि टी टाइम के बाद ये मिलते हैं, ओरिजिन पे जा रहे हैं, तो हम फाइनल वाला टाइम लिख ले रहे हैं। तो 0 से फाइनल वाला टाइम। अच्छा, ये आर कितना रहा होगा? दैट मीन्स ओ और पी के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना रहा होगा? तो इनिशियली कितना था? 16, फाइनली कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि ये ओरिजिन पे चला जा रहा है। एक्स के बारे में क्या ख्याल है? एक्स इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना था? 0, फाइनली कितना हो जाएगा? 0।
क्यों? क्योंकि यहाँ से चला था तो x कोऑर्डिनेट 0 था, फाइनली यहीं पर पहुंचेगा तो भी x कोऑर्डिनेट 0 होगा। सो ये लिमिट्स अपने को समझना था। नाउ स्टिल द चैलेंज इज कि हम इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये साइन थीटा और ये t है। हाँ, अगर ये साइन t रहा होता तो लाइफ बहुत आसान हो गई होती। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी हम फर्स्ट इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं और देखते हैं कि क्या सिंप्लीफाई हो जाएगा। एक रे ऑफ होप दिख रही है क्योंकि इसमें भी साइन थीटा का इंटीग्रेशन, इसमें भी साइन थीटा का इंटीग्रेशन है, तो क्यों ना हम इस साइन थीटा के इंटीग्रेशन को निकाल करके सॉल्व कर लें और हमको साइन थीटा का इंटीग्रेशन करने की जरूरत भी ना पड़े। तो जो पहले की वैल्यू आएगी, क्या उसकी वैल्यू आएगी 0 माइनस 16 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू, ये बनेगा 5t माइनस 3 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू t साइन थीटा dt। सेकेंड वाला क्या बनाएगा, सेकेंड वाले में बनेगा 0 टू 0 दैट मीन्स नथिंग इज इक्वल टू, ये बनेगा 3t माइनस 5 इंटीग्रेशन 0 टू t साइन थीटा dt। इसकी कैलकुलेशन करना हमारे लिए टफ है, लेकिन 2 बार आ रहा है इसलिए एलिमिनेट करना फीजिबल है, हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन से आप देखोगे कि अपने को 0 से लेकर के t साइन थीटा dt की जो वैल्यू है वो कुछ मिल जा रही है 3t/5। 3t को इधर लेके आएंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। अब इसी वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे, तो यहाँ से अपने को कुछ ऐसा मिल जाएगा कि -16 इज इक्वल टू 5t माइनस 3 एंड इंटीग्रेशन दिस वैल्यू, and integration this value is 3t divided by 5. Now we need to simplify this. When we are going to simplify this, we are going to get something out of it. What is that? So yeah, I got 25t minus 9t divided by 5. अच्छा, ये माइनस आ रहा है तो उसको अपने को माइनस को हैंडल करना पड़ेगा। आप देखोगे ये जो वेलोसिटी हमने 5 माइनस 3 साइन थीटा लिखी थी ना, ये टूवर्ड्स ओरिजिन लिखी थी, तो इस केस में जो r है r डिक्रीजिंग आएगा, डिक्रीज करेगा। तो जब डिक्रीजिंग होता है तो एक माइनस लगाना पड़ता है, या फिर हमको क्या लिखना चाहिए था 3 साइन थीटा माइनस 5, तो फिर माइनस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उस सिंस हमने टूवर्ड्स रिडक्शन वाली बात लिखी थी इसलिए रिडक्शन का फॉर्मूला लगाना था, तो यहाँ पर एक माइनस प्रिवेल करेगा, वो माइनस क्या करेगा, इस 16 को प्रॉपर कर देगा, तो ये हमारे लिए +16 हो जाएगा। और वैसे भी हम जानते हैं कि टाइम नेगेटिव नहीं होता है तो उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगली लाइन पर चेक करते हैं क्या चल रहा है। तो जब इसको 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 16 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16t। सो क्या यहाँ से t की वैल्यू अपने को मिल जाएगी 16 इंटू 5/16 दैट इज 5 सेकेंड। सो आपको ये पता चलेगा कि आफ्टर 5 सेकेंड वो अपनी ओरिजिन पर चला जाएगा। किस तरह का पाथ फॉलो करेगा ये बता पाना थोड़ा सा चैलेंजिंग है, क्योंकि इसका ये जो डायरेक्शन है बदल रहा है, लेकिन हम इसके 2 अलग अलग कंपोनेंट्स करके ये बता पा रहे हैं कि वो कितने टाइम के बाद मीट करने वाला है। एक बार हमने अगर एक्स कंपोनेंट देखा, क्योंकि हमको पता है कि वो एक्स डायरेक्शन में बिल्कुल कहीं नहीं जाएगा, 90 डिग्री से स्टार्ट किया था, बाद में यहीं पर आ रहा है, इसका मतलब एक्स डिस्प्लेसमेंट 0 रहा होगा। दूसरा क्या यूज किया कि उनके बीच का जो गैप था वो रिड्यूस होकर के 16 से 0 हो गया, तो 16 से 0 गैप हुआ और एक्स में कोई चेंज नहीं आया, और दोनों साइमल्टेनियसली हुए। इस पॉइंट को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। Sir, यस, can we use a projectile motion concept over here because it is moving in curved path? no we can't use because in projectile motion acceleration due to gravity remains constant in magnitude as well as in direction, जबकि यहाँ पर एक्सेलरेशन बहुत वेरिएबल्स आ रहे हैं क्योंकि ये डायरेक्शन बदल रही है। सो प्रोजेक्टाइल वोंट वर्क। हो सकता है कि कोइंसिडेंटली आंसर 5 आ जाए, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। थोड़ा सा नंबर बदल देंगे, 16 को 15 कर देंगे या कुछ और नंबर कर देंगे तो अपना आंसर दूसरा भी आ सकता है। तो दिस इज हाउ वी शुड गो। और ये एक बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इट्स नॉट अ नॉर्मल क्वेश्चन, इवन एडवांस में टफेस्ट वाली कैटेगरी में जाएगा। तो सॉल्व करने के लिए अपने को क्या करना था, ये जो आइडिया मैंने बताया ये आपके लिए काफी नया होगा और इसको 2-3 बार समझोगे, पहले याद रखने की कोशिश करोगे और फिर कभी सिचुएशन ऐसी आती है तो इसको यूज कर सकते हो। आपने समवॉट साइनोसॉइडल, वेल ऐसे किसी से कंपेयर नहीं करना अपने को कि किस तरह का ग्राफ पाथ बनेगा,
पाथ बनाने के लिए अपने को इसकी इक्वेशन चाहिए। यस, कुछ ऐसा जाएगा, अभी वी नेवर नो, लाइक कि ऐसा भी हो सकता है कि वो यहाँ से यहाँ चला जाए, मे बी वो ऐसा जाए, मे बी वो ऐसा जाए, मे बी वो इस तरह से आकर कैसा जाए। तो कई तरह के इसके पास ऑप्शन है चलने के लिए। हर बार उसकी सेपरेशन ओरिजिन से कम होती रहेगी और वो एक्स डायरेक्शन में चलने की कोशिश भी करता रहेगा। अल्टीमेटली वो ना तो एक्स में कोई चलेगा डिस्प्लेसमेंट, और वाई में और उसका सेपरेशन कितना कम हो रहा है, 16 से कम हो रहा है। वाई डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है हम कुछ नहीं कह सकते हैं। जेड के बारे में कुछ नहीं, जेड में तो है नहीं, केवल एक्स वाई प्लेन पर है। सो वाई बोलना हमारे लिए बहुत डेंजरस है। बट यस, कुछ ऐसा रैंडम अननोन कर्व जैसा चल रहा होगा। हाँ, उसको हम बोलेंगे कि ऐसा कर्व है जिसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते हैं। कुछ रैंडम, इसको रैंडम बोल सकते हो या फिर ऐसा बोल सकते हो कि कुछ क्लोजर आना स्टार्ट करेगा। ओके, और ग्राफ अगर हमको निकालना होगा तो उसके लिए हम पहले एक्स निकालेंगे और फिर वाई निकालेंगे, फिर एक्स वाई में रिलेशन निकालेंगे, तब बता पाएंगे। आप पाओगे कि एक्स वाई निकालना दोनों बहुत चैलेंजिंग है। So, इसको आप अलग से टाइम दे करके अपने नोट्स में ऐड करने का और उसको बार बार समझने का, और अगर आपको समझ में आ जाएगा, बिलीव मी, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। टाइम इज रनिंग एंड वी आर स्लो। आगे क्वेश्चंस काफी ज्यादा टफ नहीं है, इजियर की साइड पर रहेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है 8, पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन ATA वर्सेस T, ग्राफ आपको दिया गया है, ग्राफ हम लोगों ने पढ़ रखा है। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों 0 बताए हैं और अपने को करेक्ट ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है, सिंगल करेक्ट टाइप का है। टाइम एट विच द पार्टिकल कम्स टू रेस्ट अगेन, तो रेस्ट पर कब आएगा ये अपने को पता करना है, यानी वेलोसिटी कब 0 होगी। इनिशियली 0 वेलोसिटी से थी, हम जानते हैं एरिया अंडर द ग्राफ होता है, तो यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ गई होगी, तो ये एरिया निकालते हैं और फिर देखते हैं कि इतना ही एरिया डाउन साइड कहाँ मिलता है। तो ये जो एरिया देखोगे 4 × 2 8 हो जाएगा। इसका मतलब वो 8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी यहाँ तक आ चुकी है। तो फिर यहाँ का एरिया देखोगे तो ये आपको 8 और 2 डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये भी 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये 10 सेकंड पर आने के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि +8 हुई होगी, -8 हुई होगी, सब्ट्रैक्ट होकर के और एड अप होकर के 0 हो जाएगी। सो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। सिंगल करेक्ट है तो फिर आप छोड़ भी सकते हो या फिर आगे पढ़ सकते हो। वेलोसिटी एट T = 2 सेकंड, T = 2 सेकंड में वेलोसिटी 8 है, 4 नहीं है। डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इससे सिंगल करेक्ट है, पहला मार्क कर दिया, छोड़ सकते हो। अदरवाइज डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा अपने को। कैसे निकालना पड़ेगा? ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला केस लगाइए, यहाँ से डिस्टेंस निकालिए, फिर इसके बाद ये रिटार्डेशन वाला लगाइए, उससे निकालिए, फिर सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया गया है और इस तरह का ग्राफ हम लोगों ने क्लास में सॉल्व भी किया था और एग्जाम में आया हुआ था। आपसे पूछता मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में कुछ बता पाओगे? तो आप बोलोगे कि एक्सेलरेशन जो होता है वो वेलोसिटी इनटू dv/ds होता है। dv/ds कांस्टेंट है क्योंकि स्लोप की बात कर रहा है। वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो आप पाओगे कि ये कांस्टेंट तो नहीं हो सकता। और मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो ये डिक्रीजिंग है, तो एक्सेलरेशन इज गोइंग टू डिक्रीज। ये बोला इंक्रीज करता है, बिल्कुल गलत बोलता है। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा क्या? चेक करेंगे। फिर ये बोल रहा है पैराबोला बनेगा, वो भी चेक करना पड़ेगा। तो अपने को डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में रिलेशन चाहिए। सो वेलोसिटी को बेसिकली गायब करना होगा, तो यहाँ से आप वेलोसिटी की इक्वेशन लिख सकते हो। कैसा बनेगा? v = सम माइनस स्लोप आएगी s प्लस सम c आ जाएगा। c पॉजिटिव, m पॉजिटिव है, इसको यहाँ पर रख दीजिए। तो a की वैल्यू अपने को मिलेगी -ms प्लस c, और dv/ds निकालोगे तो -m आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको मिल जा रही है m² s माइनस m इंटू सी। आप देखोगे कि ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा, एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। तो आप इक्वेशन बनाओ, वहां से फिर उसको पता कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 से इसकी पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी v0 है, रिटार्डेशन ये दिया गया और आपको उसके बारे में बात करनी है। डिस्टेंस कितना कवर करेगा, रेस्ट कब में आएगा, स्टॉप करेगा, तो वेलोसिटी बेसिकली आपको पता कर लेनी है। सो सिंस ये रिटार्ड हो रहा है तो हम बोलेंगे a की वैल्यू आएगी वो -db/dt आएगी, और ये -db/dt की वैल्यू अल्फा v दी गई है। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो dv/v = -α dt लगा सकते हो, इंटीग्रेट कर लो।
किसी इनिशियल वेलोसिटी v नॉट से इनिशियल टाइम पर t टाइम पर वेलोसिटी v पकड़ना है, इसका इंटीग्रेशन ln में आता है, तो v अपॉन v नॉट आ जाएगा, ये माइनस अल्फा टी हो जाएगा। यहाँ से वेलोसिटी निकालोगे तो v नॉट ई रेस्ट पावर माइनस अल्फा टी आ जाएगी, ये वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगी। आप सारे आंसर्स आप इस क्वेश्चन को इक्वेशन को देख करके दे सकते हो, जैसे कि पार्टिकल विल कवर टोटल डिस्टेंस, अभी हमको डिस्टेंस तक जाना पड़ेगा, तो हमको वेलोसिटी मिला, तो आप देखो कि डिस्टेंस निकालना तो हमारे लिए चैलेंजिंग पड़ेगा, बट स्टिल हम लोग उसको निकालने की कोशिश करेंगे अगर जरूरत पड़ती है तो। इसको ds बाई dt निकाल लेंगे और उसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे। पार्टिकल विल कम टू रेस्ट आफ्टर दिस टाइम, तो रेस्ट का मतलब वेलोसिटी को जीरो कर दो, जब वेलोसिटी को आप जीरो करोगे तो अपने को पता चलेगा ये रेस्ट पर आ ही नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंशियल है और इनफाइनाइट टाइम के बाद रेस्ट पर आएगा, फिर फाइनाइट टाइम के बाद स्टॉप होगा, बोलोगे नहीं इनफाइनाइट टाइम के बाद स्टॉप होगा। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बिकम v नॉट बाई टू, तो जब इसको v नॉट बाई टू रखोगे तो ये हाफ बनेगा, तो t की वैल्यू कुछ और आएगी। इसका मतलब है ऑप्शन हमारा लास्ट नहीं आ रहा है, ये फर्स्ट थ्री तो आ ही नहीं रहे, तो इसका मतलब फर्स्ट हमारा आंसर बन जाएगा, मतलब ये लास्ट थ्री नहीं आ रहे तो फर्स्ट बन जाएगा। और आप चाहो तो फर्स्ट को आप कैलकुलेट भी करा सकते हो। डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, वेलोसिटी निकला है ना, उसको ds बाई dt लगाओ, ds बाई dt, और ये ds बाई dt का मतलब हो जाएगा v नॉट ई रेस्ट पावर माइनस अल्फा टी, ds इज गोइंग टू बी इक्वल टू v नॉट ई रेस्ट पावर माइनस अल्फा टी dt। इंटीग्रेट कर लो तो s की जो वैल्यू आ जाएगी, अब इसका e की ई रेस्ट पावर इंटीग्रेशन आपको बताया गया होगा, तो दैट गोज लाइक माइनस अल्फा बाहर आ जाएगा, v नॉट आ जाएगा, और e रेस्ट टू पावर हमारे पास, सॉरी इंटीग्रेट करना है, सो v नॉट बाहर आएगा, ई रेस्ट पावर जो भी होता है उसका इंटीग्रेशन ऐसा लगाते हैं, फिर इसके बाद जो कॉफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करते हैं और लिमिट लगाते हैं। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, ये इनफाइनाइट टाइम तक चलने वाला है, तो जीरो से इनफाइनाइट तक लगाओगे तो ये आ जाएगा माइनस वी नॉट बाई अल्फा, और जब एक बार इनफाइनाइट रखोगे तो ये जीरो हो जाएगा, जीरो रखोगे तो वन आ जाएगा, तो आंसर वी नॉट बाई अल्फा आ जाएगा। ये भी एक चैलेंजिंग क्वेश्चन था, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यस, आपने कहा इन दिस क्वेश्चन द पार्टिकल विल कंटिन्यू टू मूव इनफाइनाइटली, यस, क्योंकि देखो इसकी वेलोसिटी एक्सपोनेंशियल आ रही है और टी की वैल्यू रखोगे तो ये वेलोसिटी डिक्रीज होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी। कैसा ग्राफ बनेगा, इनकेस अगर विजुलाइज करना आपको ग्राफ से, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, it will be starting from v naught velocity and decreasing exponentially, ऐसा, और कितने टाइम के बाद रेस्ट पर आएगा, इनफाइनाइट टाइम के बाद रेस्ट पर आएगा, और उस इनफाइनाइट टाइम पे डिस्टेंस कितना चलेगा, फाइनाइट डिस्टेंस चलेगा, उसको फिर से डिफरेंट जीरो से इनफाइनाइट तक इंटीग्रेट करोगे। सर व्हाट डिड यू डू इन द सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप में हमने इसकी डेफिनेशन को यूज किया, फिर इसके बाद हमने लिमिट्स लगाया, इसके बाद ये इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, 1/x का इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln, तो ये ln v बनेगा, फिर आप लिमिट रखोगे v नॉट से v, तो ये बनेगा ln v माइनस ln v नॉट, फिर लॉग की प्रॉपर्टी होती है तो ये v अपॉन v नॉट हो जाएगा, वही यहाँ पे लिख दिया गया। फिर ये इसके बाद क्या किया गया, ln को जब इधर लेके आते हो तो एक्सपोनेंशियल की पावर में चला जाता है, फिर v नॉट इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप इसको कॉपी करो और फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के बीच के स्टेप्स को फिल करो, आपको समझ में आ जाएगा। और एक अच्छा क्वेश्चन है डिस्टेंस निकालने के लिए, पूरा पेपर ही चैलेंजिंग था, हाँ पेपर थोड़ा अच्छा चैलेंजिंग था, मैं एग्री करता, क्योंकि एडवांस का था तो मैं बहुत सिंपल नहीं दे सकता आपको, लेकिन मॉडरेटली चैलेंजिंग है। आपका सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन था वो ये था 7th, बाकी सारे मॉडरेटली डिफिकल्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, और भी क्वेश्चन आपके बाकी हैं, 11 आप कर सकते थे, और नहीं होगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डील कर लेंगे, तो अभी नेक्स्ट क्लास भी लगेगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो हम लोग दे देते हैं टाइम, और हाफ क्लास में हो जाएगा तो आगे बढ़ जाएंगे और रिवर बोर्ड की प्रॉब्लम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 को अगर हम देखें तो ये भी सिमिलर टाइप सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, बस इसमें मॉड की प्रॉपर्टी यूज कर ले रहा है, तो अगेन मैथ्स आपको समझना चाहिए कि मॉड क्या होता है।
मॉडुलस। क्वेश्चन नंबर 13 प्रोजेक्टाइल का था, ये आपका आंसर आ जाना चाहिए, सिंपल था। सो 13 इज इन सिंपल कैटेगरी। Question number 14, similar type question we have done in the lecture, so it should be in simplest category or simple category. Question number 15 के बारे में अगर बात किया जाए तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, दोनों बातें बताई गई हैं। तो मॉडरेट क्वेश्चन है, सिंपल साइड पर है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में मैं समझ सकता हूँ कि इसमें थोड़ा सा नया पॉइंट आ गया था कोलिजन के बारे में, और उसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया कि इसका मतलब क्या होता है। और अगर आपने उसको यूज करके आंसर निकाल लिया है सो दैट्स अ गुड थिंग, वरना उसको मैं कल बताता हूँ। और सिमिलरली 17 भी थोड़ा सा नया था, इसमें प्रोजेक्टाइल के साथ साथ हवा भी चल रही थी, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विंड की वजह से आ रहा है, और एक वेरिएबल वेलोसिटी है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है 17 भी, वन ऑफ द गुड क्वेश्चन फॉर एडवांस। तो इसको भी डिस्कस करेंगे। और 18 को भी आप रिलेटिव मोशन से या फिर कॉमन मेथड से भी कर सकते हो। तो इसमें भी हम लोग दोनों मेथड से लर्न करेंगे, रिलेटिव से कैसा आ रहा है और नॉर्मल मेथड से कैसा आता है। सो ये सारे क्वेश्चंस हम लोग कल डिस्कस करेंगे क्लास में, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे फॉर बचा हुआ पार्ट ऑफ काइनेमेटिक्स। तो पेपर यस टूवर्ड्स डिफिकल्ट था, और अगर आप सीख जाओगे तो फ्यूचर में ऐसा पेपर आएगा तो आपको मॉडरेट लगने लगेगा। दैट्स द पर्पस। Any quick question if you have, you can ask, since time has become 1 PM. इसका मतलब है कि आपको अपने स्टॉप कर देना चाहिए और नेक्स्ट क्लास में कैरी करना चाहिए। Any quick question if at all? Okay, if there's nothing, see you tomorrow and do try once again. अगर आपके पास टाइम है तो एक बार फिर से पेपर को ट्राई कर लो, वो भी क्वेश्चंस जो हम लोगों ने आज डिस्कस किए हैं और वो भी जो भी डिस्कस करना बाकी है, तो आपको कल के डिस्कशन में फायदा भी रहेगा और आपकी लर्निंग भी प्रॉपर हो जाएगी। ओके, सी यू टुमारो देन, हैव अ ग्रेट टाइम, थैंक यू गाइस।